हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर फाउंडेशन। मैं राहुल कुमार पांडे, मैं फिर से आपके सामने साउंड चैप्टर लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, और ट्यूनिंग फॉर्क के स्टडी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है नए नए टर्म आए थे, जिसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी एक नया टर्म मिला था। आज जो बच्चों साउंड से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको आज हमें समझना है। और ये जो टर्म्स हैं, यही टर्म जो है वो आपको डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह के साउंड जो है या डिफरेंट साउंड जो है वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चे कि हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट साउंड जो हम लोग सुनते हैं, कई एक तरह के साउंड वेव्स हैं, उनको हम कैसे जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट इज द क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट डिफरेंट साउंड। तो हमारे पास वो क्या होना चाहिए जिससे हम डिफरेंट साउंड वेव्स को या डिफरेंट साउंड्स को जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, उनको हम बांट सकते हैं कि ये है, ये कुछ और है। तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। तो इसका जो जवाब है बच्चे, आपको इस वीडियो के इस क्लास के लास्ट तक जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा बच्चे। तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोग आते हैं तो टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद साउंड वेव्स, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो आपके टर्म्स हैं वो बेसिकली आपके 4 टर्म्स हैं, ठीक है। बेसिकली आपके 4 टर्म्स हैं। एक और भी टर्म्स इसमें आते हैं, लेकिन हम उनको जो है वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड में जो है वो अपकमिंग वीडियोस में आपका आएगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे वो जो आपका हिडन टर्म है। मैं बताऊंगा लास्ट क्लास तक, मैं बता दूंगा कि वो कौन सा टर्म मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, जो कि अपकमिंग वीडियोस में आएगा, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली हम लोग के पास में 4 टर्म्स हैं, लेकिन होते हैं आपके 5 जो कि इनसे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें टर्म आता है बच्चे वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। इन चारों में से जो है बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा कि हम लोग कैसे डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उनके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो है आपका फ्रीक्वेंसी, और सेकेंड है आपका एम्पलीट्यूड। सेकेंड है आपका एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पे तो आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है कि वेवलेंथ है क्या, तो हम लोग इनको जानते हैं। वेवलेंथ क्या है? तो एज ए सिंपल अगर हम लोग बोले तो वेव लेंथ, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि जो वेव है हमारे पास उसकी कितनी लेंथ है, हाउ मच लेंथ इट कंसिस्ट ऑफ ए वेव, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सिंपली हम ये समझते हैं। आखिर फिजिकल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है बच्चे, तो थोड़ा देखिएगा आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव विच आर इन सेम फेज। देखिए यहाँ पे आपका जो है 2 पॉइंट्स आए हैं जो कि आपके डिफरेंट हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है। डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। किसके बीच का डिस्टेंस? तो 2 नियरेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, साउंड के जो साउंड ट्रेवल करते हैं या जो साउंड ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, अगर किसी, हम लोग जानते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग उनका वाइब्रेशंस के थ्रू होते हैं। तो जो वाइब्रेशन जो है वो कौन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स करते हैं, सराउंडिंग पार्टिकल्स करते हैं। तो कभी आपने देखा बच्चे कि जो वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो आपका देखने में कैसा लगता होगा, हाउ इट लुक लाइक्स। कभी आपने इमेजिन किया है कि ये जब वाइब्रेट करते हो तो आपका ये कैसा लगता होगा देखने में? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, आप जो है जस्ट लाइक आप मान सकते हो कि जिस तरह से जो है वो आपके हवा वगैरह चलते हैं, एयर चलते हैं, तो आपका जो पानी का फ्लो होता है वो आपका बिल्कुल इस तरह का होता है, लाइक दैट, है ना, कुछ इस टाइप का होता है। या फिर हम लोग ये कहें कि एक जो है वो हमारे पास डिवाइस आता है जिनका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनके वाइब्रेशंस को दिखा देते हैं, इनके वाइब्रेशंस को हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख पाते हैं, जिसका नाम है ऑसिलोस्कोप।
ऑसिलोस्कोप के थ्रू जो है हम लोग पार्टिकल्स के जो मीडियम में पार्टिकल्स हैं वो जो वाइब्रेट होते रहते हैं उनके वाइब्रेशंस को हम लोग जो है उनको ग्राफिंग करते हैं, मीन्स हम उनको देख पाते हैं। तो ये तो खैर अब ऑसिलोग्राफ तो है नहीं, ऑसिलोग्राफ तो है, जब ऑसिलोग्राफ है नहीं तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम इसको दिखाने का प्रयास करें तो आपका जो ग्राफ होता है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अगर मैं आपका ये करूं तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं साइन वेव या कोसाइन वेव। अभी देखो साइन वेव क्या है, कोसाइन वेव क्या है, ये अभी जो है मैं अभी अगर बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको साइन वेव कह सकते हैं या कोसाइन वेव कहते हैं, ठीक है। तो वेव को जो है जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जो ऑसिलोग्राफ के थ्रू आते हैं, या जो है आप जैसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई जस्ट लाइक दैट, मींस हम लोग वाइब्रेशंस में क्या देखे थे कि वाइब्रेशन जब वो किस टाइप का मोशन करता है तो ऑसिलेटरी मोशन है ना, मींस अब रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन वो करता है अपने मीन पोजीशन के थ्रू, अपने सेंट्रल पोजीशन के थ्रू, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के थ्रू जो है वो क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली करते रहेगा, मींस टू एंड फ्रो जो है वो करते रहेंगे। तो वो हम लोग जो है वो देखे थे। इसमें भी पार्टिकल जो है बच्चे कुछ इसी टाइप का करते रहता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव्स, देखो आपका पॉइंट यहाँ पे है और वेव पे जो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब हुआ कि हमारे पास जो है वो वाइब्रेशंस हुए, तो एक दो वाइब्रेशंस हुए हैं तो उनके जो वाइब्रेशंस है आपके सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होने चाहिए। सेम फेज का मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो है वो इसका मीनिंग हुआ फेज का। फेज मींस व्हाट, तो सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होने चाहिए। तो ये जो आपका दो पॉइंट हमने लिया है बच्चे इस वाइब्रेशंस पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं वेवलेंथ, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ, ठीक है। ये अगर एक्सिस जो है इस एक्सिस को हम डेंसिटी मींस अगर हम वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ले लें और ये जो है वो आपका कुछ एक्स एक्सिस ले लें, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा वेवलेंथ, राइट, ये आपका है वेवलेंथ। इनको हम बच्चे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लैम्बडा क्या पढ़ते हैं इसको, लैम्बडा। तो लैम्बडा से इसको डिनोट करते हैं और इसका एसा यूनिट क्या होगा, इसका एसा यूनिट है मीटर, इसका एसा यूनिट है मीटर, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म हुआ कि वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव्स व्हिच आर इन सेम फेज। सेम फेज में होना जरूरी है, अगर सेम फेज में नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वेवलेंथ हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। लैम्बडा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसका एसा क्या हो गया, मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर होता है तो इसका मीटर हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम पीरियड क्या है। आसान है, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम इन विच द वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ना। मींस एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो समय लगा है, एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगा है उनको हम कहें, या हम कहें कि एक राउंड कंप्लीट करने में या एक ट्रिप कंप्लीट करने में जो समय लगा है उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, लाइक दैट। ये आपके पास पेंडुलम है, अब ये जो है वो ये इसका क्या हुआ, मीन पोजीशन हुआ, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पोजीशन हुआ। ये इसका यहाँ पे सपोज मान लो कि अगर कुछ सस्पेंडेड है किसी के थ्रू तो ये आपका एक्सिस हो गया। तो मीन पोजीशन के थ्रू जो है वो क्या, ये बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, इस तरह से जो है वो आपका मूव करेगा। तो मान के चलो कि ये जो है वो यहाँ था, ठीक है। अब ये जो है वो यहाँ पे आपका सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ठीक है। अपना मोशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ गया। तो कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि जहां से स्टार्ट किया था वहां पे फिर से पहुंच गया। तो हम उनको क्या कहेंगे, कंप्लीट मोशन कहेंगे, कंप्लीट ट्रिप करेंगे। तो ये जो है वो आपका वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं बच्चे। और टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं टी से,
टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं किससे, टी से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ इसका अगर ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस होगा इस केस में अब वो आपका टाइम है, ठीक है। तो अगर ये वेव जब सेम वेव हम लोग इस टाइप का दिखाएं, ठीक है, ये वेव मैं इस टाइप का कुछ दिखा दूं, तो अब ये 2 पॉइंट मैंने फिर से लिया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस, सॉरी इसके बीच का जो गैप है, इसको इस बार हम क्या क्योंकि देखो ये जो एक्सिस है वो टाइम है, यहाँ पे ये टाइम नहीं था, यहाँ पे आपका डिस्टेंस एक्सिस था, मींस एक्स एक्सिस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। तो मींस ये वाला जो एक्सिस है वो दोनों आपका सेम डेंसिटी वाले रहेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के जो एक्सिस है वो रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस है और ये आपका टाइम एक्सिस है। तो ये जो दोनों के बीच में आपका गैप है, उस गैप को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। इस गैप को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, तो टी से। और इसका एसआर क्या होगा बच्चे, तो ये एक तरह का टाइम है, तो टाइम का एसआर क्या होता है, तो टाइम का एसआर होता है सेकेंड, तो इसका भी आपका सेकेंड हो जाएगा, राइट। ये चीज क्लियर हुआ। तो टाइम पीरियड क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को अपने मेन पोजीशन के थ्रू जो समय लगता है उनको हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का ही तो कमाल है साउंड चैप्टर में। हम लोग जो भी जो है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, डिफरेंट जो है हम लोग देखते हैं, ये सारा कमाल किसका है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का है। अगर ये ना होता तो शायद जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये हार्ड साउंड है, ये मेलोडी साउंड है, ये अच्छा सॉन्ग है, ये खराब सॉन्ग है, ये बहुत नॉइजी है, ठीक है, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो ये समझिए फ्रीक्वेंसी है क्या। फ्रीक्वेंसी जो है आपका ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन हुआ, अब देखो क्या कि ऑसिलेशन होने में जितना समय लगा है उसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड कह रहे हैं। अब देखो कि जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, तो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाए, जितना पॉसिबल है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 480 हो, 370 हो, 50 हो, जितना होना है हो जाए। तो जितना भी आपका ऑसिलेशन हो जाएगा 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे उनको हम कह देते हैं बच्चे क्या, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को जो है बच्चे हम लोग डिनोट करते हैं एफ और न्यू से। एफ और न्यू, तो न्यू को हम लोग इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम क्या है, न्यू, ठीक है, न्यू। ये ग्रीक लेटर बच्चा, ये आपका ग्रीक लेटर है, तो ये ग्रीक लेटर के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड था 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में क्या, तो एक कंप्लीट रोटेशन में या एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो आपका समय लग रहा है, तो जो समय लग रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि भाई 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गए तो उसको हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है बच्चे फ्रीक्वेंसी का जो एसाइड होता है वो क्या होगा, तो एसाइड फ्रीक्वेंसी का होता है आपका हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसाइड क्या हो गया, हर्ट्ज, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड भी बताया जाएगा, लेकिन वो जो बताया जाएगा वो आपको अपकमिंग वीडियो में बताए जाएंगे। ये अभी नहीं, मैं ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी देखो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं क्या कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मींस इसके बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है, लेकिन इनके रिलेशन को हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में, ये अभी नहीं देखेंगे। लेकिन अभी जो है इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन 1 सेकेंड जिसको हम लोग कहेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे इसको हम कैसे डिनोट किए, तो एफ और न्यू से, न्यू क्या है, ग्रीक लेटर है, इसके एसआर क्या हो गए, हर्ट्ज हो गए, ठीक है, इसके एसआर क्या हो गए, हर्ट्ज हो गए। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं सेकंड का इनवर्स, मींस पर सेकंड को हम लोग क्या कर देते हैं, पर सेकंड को हम क्या कर देते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। ये जो हर्ट्ज है बच्चा, ये एक साइंटिस्ट का नेम है। एक्चुअली जो है वो आपका यूनिट होना चाहिए था पर सेकंड। अब ये पर सेकंड कैसे हो जाता है, ये आपको रिलेशन में बताया जाएगा, ठीक है।
लेकिन ये जो आपका पर सेकेंड है वो हर्ट्ज के इक्वल हो जाते हैं। तो हर्ट्ज का मीनिंग तो हम लोग समझेंगे। हर्ट्ज है क्यों? तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नेम है जिनका पूरा नाम था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे बच्चे, और उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले किया है हमारे फिजिक्स वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में। उन्होंने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का जो है वो इन्वेंशन किए थे और बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है उनके ऑनर में जो है फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो हम हर्ट्ज रखे हुए हैं, ताकि उनका नाम जो है वो अभी तक याद रखा जाए और उनके कंट्रीब्यूशन को जो है वो हमेशा के लिए याद रखा जाए। ठीक है बच्चे, तो ये जो था वो बहुत ही मतलब इतने सारे जो है वो काम किए हैं कि मतलब ये छोटी सी क्लास में जो है मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हमें उनके कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए जो है एक छोटा सा मुझे क्लास लेना पड़ेगा, एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि मैं हर्ट्ज साहब के बारे में, रुडोल्फ हर्ट्ज साहब के बारे में आपको बताऊं, तो आप जो है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको उस पर उनका जो है वो बायोग्राफी जो है वो बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो ये है बच्चे, अब देखो इसका मीनिंग समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग मतलब क्या हुआ। तो एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ आपके मिले, अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले कि 1 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको लिखा हुआ मिले 20 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको लिखा हुआ मिले 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको लिखा हुआ मिले 480 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चे 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है? 1 ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है? 1 सेकंड, 1 ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज। तो हम 1 हर्ट्ज। सिमिलरली बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि 20 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछता है कि 20 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, तो 20 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं? तो एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, तो उनको हम कह रहे हैं बच्चे 20 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे 50 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 100 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, तो हम उनको कहेंगे 100 हर्ट्ज। अगर हम एक सेकेंड में ये बोले कि 480 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, तो हम उनको कहेंगे 480 हर्ट्ज। तो बच्चे ये जो है वो आपका हर्ट्ज का मीनिंग है, जो कि हमारे हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे कि देखिए, अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि कोई साउंड है, तो कोई साउंड है तो आपका हमें कुछ सॉफ्ट लगता है, कुछ हमें साउंड जो है वो कड़वा लगता है, ठीक है। तो वो साउंड हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये चीज जो है वो हमें कौन बताएगा? देखिए ये हमें चीज बताएगा एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि जो भी वाइब्रेशन हुआ है वो कितना फास्ट आपका वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है, हाउ फास्ट वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमें कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी बताएगा। लेकिन कोई जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो वो कितना आपका दूर तक गया है, मीन्स हाउ फार इट कवर्स द डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको कौन बताएगा? तो ये आपका एम्पलीट्यूड बताएगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के थ्रू, ठीक है। अगर मैं इसको मानूं कि मीन पोजीशन, ठीक है, ये क्या है? मीन पोजीशन, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन के थ्रू जो है आप देखो, मैं अगर ये लूं तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। इस मीन पोजीशन से क्या हुआ? ये मैक्सिमम, ये आपका मीन पोजीशन, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन। तो ये आपका ओरिजिन है, ये वाला जो एक्सिस है मैं बोल रहा हूं, ये तो ओरिजिन है, ये आपका एक्सिस, तो ये मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन से जो है ये जितना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा किसी भी साइड में, तो ये आपका अपवर्ड साइड हुआ, डाउनवर्ड साइड हुआ, लेफ्टवर्ड हुआ, राइटवर्ड हुआ। अगर हम पेंडुलम की बात करें तो ठीक है, पेंडुलम का अभी जो बताया जाएगा। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा उनको हम कहेंगे क्या? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये है बच्चा आपका एम्पलीट्यूड। बातें समझ में आ रही है? तो ये कहलाएगा क्या? आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को बच्चों हम डिनोट करते हैं ए से।
एम्पलीट्यूड को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से, और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो ये एक तरह का क्या है बच्चा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बच्चा, तो मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो बच्चे आप देखें यहाँ कि वेवलेंथ का भी ऐसा मीटर है और एम्पलीट्यूड का भी ऐसा मीटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या हुआ आपको बताया गया कि वेवलेंथ में वो आपका टू कंसेक्यूटिव या टू नियरेस्ट पॉइंट्स के बीच क्या डिस्टेंस कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है क्या आपका वेवलेंथ। लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी जो है, वाइब्रेटिंग बॉडी वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये आपका क्या बताएगा, वेवलेंथ। लेकिन आपका जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी में एक सिंगल पार्टिकल्स के बीच का, तो उनको हम कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ ईदर साइड, किसी भी साइड, तो उनको हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड, जिसका ऐसा क्या हो गया, मीटर। तो आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जो है हमें ये बताएगा कि कोई जो आपका वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस कितना जल्दी कंप्लीट हुआ है, कोई वाइब्रेशन जो है वो कितना जल्दी कंप्लीट हुआ है, ये हमें कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ये करूं कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि देखो ये आपका कुछ इस तरह का जा सकता है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है तो। अब फ्रीक्वेंसी जो है मैंने क्या कहा कि भाई जैसे नहीं आप लोग रेडियो वगैरह सुनते होंगे, जो हमारे हेड साहब थे उन्होंने रडार का जो है, रडार का कंसेप्ट उन्होंने लेकर के आया, रेडियो का कंसेप्ट लेकर के आया, उन्होंने बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो उनके बायोग्राफी पे अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो तो आप लोग जो वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका, अब देखो फास्ट अगर हम कर देंगे तो फास्ट करें तो ये आपका कुछ इस टाइप से, और फास्ट करें कुछ इस तरह से, और फास्ट कर देंगे तो कुछ इस टाइप से, तो ये आपका क्या कहलाता है कि कितना फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे देखो आप एक सेकंड में एक वाइब्रेशन हुआ, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो गया, एक सेकंड में 50 वाइब्रेशन हो गया, एक सेकंड में आपको 480 वाइब्रेशन हो गया, तो ये वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। दैट मींस एक ही सेकंड में आपके वाइब्रेशंस जो है वो फास्ट हो जा रहे हैं। तो ये आपको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताता है। एम्पलीट्यूड क्या बताता है, एम्पलीट्यूड जो है बताता है बच्चे की वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल्स है या वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कितना दूर तक गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब जो है वो हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट साउंड्स को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आंसर आ चुका है। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर कि हम डिफरेंट साउंड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चे वेवलेंथ से तो आपको शायद जवाब मिलने से रहा। टाइम पीरियड तो भाई टाइम के बारे में बताता है, वो हमें क्या बताएगा कि भाई साउंड डिफरेंट है कि नहीं है, हमें बता कौन रहा है। मीन्स मैं ये बोलूं कि देखो अगर जो है आप सोचो कि हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर हमारी स्पीड बढ़ा दी जाए तो हमारी स्पीड अगर बढ़ा दी जाएगी तो देखो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ लेकिन आपको लगेगा कि भाई बहुत स्पीड बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो देखो हमारे साउंड में क्या किया, डिफरेंशिएशन किया या नहीं किया। ठीक है, अब अगर मैं ये कर दूं कि भाई और जो है उसकी स्पीड थोड़ा और जो है वो कम कर दूं तो उस समय भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो क्या है कि मैं अभी जो है ऐसे करके बोलूं हेलो, उसके बाद में थोड़ा जो है वो लाउडली बोलूं हेलो, तो ये इन दोनों केसेस में जो है आपके साउंड में डिफरेंशिएशन आता है। तो बच्चे आप बताओ, आप लोग आंसर दे सकते हो कि इस जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उसका आंसर जो है बच्चे नन अदर देन ओनली 2 क्वांटिटीज। आपके पास 2 वैसे क्वांटिटीज हैं, आपके पास 2 वैसे टर्म हैं जो जिससे हम डिफरेंट साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। मीन्स अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर जो है मान लो कि कोई गाना आप सुन रहे हो, आपको गाना सुनने में अच्छा लगा तो उसकी वॉल्यूम आप बढ़ा दें, तो वॉल्यूम बढ़ा दी मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका रेंज बढ़ गया, मीन्स वो ज्यादा दूर तक जाएगा सुनने में। मीन्स जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो आपका वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो आपको बहुत ही ज्यादा दूर तक कर रहा है। मीन्स वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में कम था फिर उसके बाद जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो ये जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड है। मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम देन व्हाट, तब हम लोग वो क्या कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना।
और अगर हम स्पीड को जो है वो बढ़ाए हैं, ठीक है, अगर एक वही साउंड को हम स्पीड को बढ़ाए हैं, तो हम लोग क्या बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया कि हम लोग कैसे जो है वो साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको पेंडुलम के थ्रू बताना चाहूं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं पेंडुलम के थ्रू क्या हो सकता है। जैसे में आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो है ये देखो, एक आपका सीलिंग है, इस सीलिंग से जो है यहाँ पे एक आपका हुक टाइप का लगा हुआ है जिनको हम एक्सिस कहेंगे, और इस एक्सिस से जो है एक आपका स्ट्रिंग या थ्रेड जो है वो सस्पेंडेड है, और इसमें एक बॉब जो है वो आपका टाइड है, ठीक है। तो ये आपका बॉब हो गया। अब देखो ये क्या है कि ये जो है बिल्कुल सेम एंगल से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये करना चाहूंगा, देखो ये जो है वो आपका कुछ इस तरह का, देखो कुछ इस टाइप का, फिर देखो ये बिल्कुल हम सेम एंगल पे लेंगे, ठीक है, सेम एंगल पे, थोड़ा सा मिसमैच होगा तो आप लोग मेंटेन कर लेना, है ना। तो ये जो है वो आपका कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये इस टाइप का जो है वो मूवमेंट होगा, ठीक है, मीन्स बॉडी जो है वो आपका इधर जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आपका इधर आएगा, राइट। ये जो है वो फिर से बैक होगा, मीन्स रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद वो आपका इस टाइप का। तो ये जो आपका देख पा रहे हो बच्चे, ये तो आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका एक्सिस हुआ, ये आपका थ्रेड है, ये बॉब है, बॉब का डिफरेंट पोजीशन होगा, ठीक है। तो ये ए है, बी है, सी है। तो अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर से यहाँ पे रिटर्न हो, तो जितना आपका सेकंड लगा है, जितना भी टाइम लगा है, इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन में उनको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा किसी भी साइड में, या वो आपका बैक में या वो आपका फोर्थ में, तो इनको हम क्या कर देंगे, एम्पलीट्यूड कर देंगे। तो ये है बच्चा आपका एम्पलीट्यूड। आप एग्जाम में जो है ये फिगर बनाना कभी मत भूलिएगा, आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे बच्चे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एम्पलीट्यूड। बातें समझ में आ रही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये आपका क्या है, सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इनको हम कह रहे हैं, ठीक। इनको हम सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन कह रहे हैं। जो भी आप इसको कहना चाहते हो भाई कह दो, ठीक है। जो भी कहना चाहते हो इसका मतलब नहीं कि कुछ भी कह देना है, ठीक है। इनको हम सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, तो इसके थ्रू जो है आपके बैक एंड फोर्थ अगर होंगे, रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ होंगे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो एम्पलीट्यूड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड कह रहे हैं। और एक सेकंड में आपका जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा उनको हम क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि वेवलेंथ जो है, अब देखो ये आपका क्या होगा कि हम एक ये मीन पोजीशन की है, ठीक है, और इस मीन पोजीशन के थ्रू जो है जो यहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, इनके जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है, तो इन दोनों के बीच में आपका जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को सारे जो ये टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में बच्चों हम लोग लेकर के आएंगे आपका रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और उससे जुड़े हुए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।